तो बिहार के चुनावी नतीजे आ चुके हैं और 3/4 से भी ज्यादा सीटों के साथ एनडीए ने बिहार में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और प्रधानमंत्री ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, ना पूरे चुनावों में छोड़ी थी और ना जब जीत के लिए जब वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो आज भी कांग्रेस को लपेटने में, आरजेडी को लपेटने में प्रधानमंत्री ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपको बता दें कि बिहार में तमाम मुद्दे पूरे चुनाव भर चलते रहे, लेकिन जनादेश किसे मिला, जनता ने किसे चुना, यह आज नतीजे में क्लियर हो गया और इसीलिए बिहार में एनडीए एक तरफ आप देखोगे बम्पर, इस बार बिहार ने कई रिकॉर्ड तोड़े, बम्पर वोटिंग हुई, महिलाओं ने जमकर वोटिंग की दोनों फेज में और सबसे दिलचस्प रहा कि बिहार में इस बार शांतिपूर्ण मतदान हुआ और एक भी सीट पर पुनर्मतदान के लिए चुनाव आयोग तक कोई नहीं पहुंचा। यह भी बिहार का अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बिहार की आज की जो चुनावी नतीजे आए हैं इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी होंगे, एक विशाल तिवारी जी हमारे साथ होंगे, हमारे संपादकीय सलाहकार, दूसरे संदीप जी हमारे साथ होंगे, प्रोफेसर संदीप भारद्वाज दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए प्रोफेसर हैं और उसी के साथ बिहार के मुद्दों को लेकर अपनी बहुत शार्प नजर रखते हैं। चुनावों के वक्त भी बिहार थे और एक खास बात आपको और बता दूं कि बिहार की जो जमीनी पकड़ जिसे कहते हैं वो संदीप जी के पास मिलेगी। तो सबसे पहले मैं संदीप जी आपसे पूछूंगा, एक तो जब पूरे अब इस नतीजों को देखेंगे तो बात होगी, तो कई सारे एग्जिट पोल्स जब आए थे तो इस तरह का डेटा किसी में नहीं दिख रहा था। मतलब एनडीए को बढ़त थी, एनडीए को जीत दिला रहे थे, लेकिन इतनी बहुमत के साथ और एनडीए को इस 3/4 सीटों के साथ जीत, ऐसा कोई एग्जिट पोल में नहीं था। क्या लग रहा है आपको इस सीटों को जब आप देखते हैं, इस नतीजे को देखते हैं तो आप चौंक रहे हैं या आपको लग रहा था नहीं ऐसा तो होने वाला ही था? नहीं, कुछ जो सर्वे थे जैसे चाणक्य था, जनता की आवाज़, कुछ इस तरह के सर्वेज हैं जिसमें दिखाया जा रहा था कि 180 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं और किसी किसी में 200 के पार भी दिखाया जा रहा था और उसी आंकड़े को छूती हुई दिख रही है। तो ऐसा नहीं है कि सारे जो सर्वे थे वो फेल हो गए, कुछ एक थे जिनको लोग तवज्जो नहीं दे रहे थे वो सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, तो ये एक है। और दूसरा है कि जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, चुनाव के नतीजे ये किसी ने अभी तक नहीं कहा था, चाहे सर्वे में हो या किसी की, एनडीए की सरकार नहीं बनने जा रही है। तो इसलिए एनडीए की सरकार नहीं बनने जा रही है किसी ने नहीं कहा था, इसका मतलब 160 आए या 200 आए, अंतर इतना ही है कि आप कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ थे और मैंडेट में आया है कि आप 3/4 मेजॉरिटी की तरफ चले आए हैं। तो इसलिए चीज़ें और आसान हो गई हैं। इसके कई कारण हैं, चुनाव को अगर देखिएगा तो कई कारण है। माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी की जो होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है और उसको संघ का पूरा साथ मिलता है ग्राउंड पे, और वो जिस तरह से चुपचाप शहर से लेकर गांव तक अपने काम को कर रहे होते हैं, ये जनरली अगर आप सोशल मीडिया के से समझने की कोशिश कीजिएगा तो कभी नहीं समझ पाइएगा। इसीलिए बार बार ईवीएम पे और इस सब चीज़ों पे आरोप लगाते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि संघ माइक्रो लेवल पे क्या कर रहा है। बीजेपी तो अपना काम कर रही है, जो विकास का मॉडल है उनका उस हिसाब से चल रहा है, और संघ ग्राउंड पे काम कर रही होती है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि बहुत बड़ा एक आप सपोर्ट सिस्टम कहिए कि बीजेपी के लिए कि संघ है। दूसरी ओर नीतीश कुमार को देख लीजिए, आज गठबंधन है एनडीए की, नीतीश कुमार अपने कुछ फिक्स्ड वोट बैंक को हमेशा से कंसोलिडेट करते आए। तो महिलाओं का एक वोट बैंक है जहाँ महिलाओं को आप देख रहे हैं कि जो लिकर बैन उनका है, और उसके बाद इस तरह से आजीविका दीदी के लिए पॉलिसी लाना, उसके बाद 10-10 हज़ार रुपया अकाउंट में डालना महिलाओं को। तो ये सारी चीज़ें हैं और उनका जो कास्ट इक्वेशन है जिस पे वो अब तक सरकार में आते रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को आप जब देखेंगे कि वो अपने आप को कंसोलिडेट करते रहे किसी भी परिस्थिति में और बीजेपी के साथ मिलकर इतने बड़े मैंडेट की तरफ आ जाते रहे। दूसरी तरफ अगर देखिए कि महागठबंधन में तो कांग्रेस अपने ज़मीन की तलाश में अभी भी भटक रही है बिहार में, लेकिन अभी भी उनको कोई रोड मैप नहीं है कि वो भविष्य में माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है, मतलब अब उनके पास कार्यकर्ताओं की वो फौज भी नहीं है, वो संगठन भी नहीं है, कह सकते हैं। हाँ, आराम ये आप कह सकते हैं। और वहीं आरजेडी है, आरजेडी को मैंने पहले भी कहा था कि तेजस्वी कभी भी लालू प्रसाद यादव के साए से नहीं निकल पाएंगे, और इस बार भी वही हुआ है कि अगर जंगल राज का जो नैरेटिव है वो नैरेटिव तेजस्वी पे बहुत भारी पड़ा है, आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा कई तरह के ऑप्टिक्स जो दिखाते रहे हैं
उनका भी जैसे रामचरितमानस पे बोलना, कुंभ पर बोलना, छठ पे बोलना, ये सारी चीज़ें इनके खिलाफ जाती रही हैं। तो कभी कभी आपको लगेगा कि इस तरह का बयान आप क्यों दे रहे हैं, एक नॉर्मल इंसान है जिसको बहुत लगता है वो इतने पुराने मुद्दे अब इम्पैक्ट करेंगे इस चुनाव में, जैसे आप रामचरितमानस वाला जिक्र कर दिया। नहीं, जनता इन मुद्दों को बहुत संजो के रखती है। जिस तरह से रिलीजियस रिवाइवल हुआ है, लोग बड़े आस्तिक भी हो गए हैं, धर्मावलंबी भी हो गए हैं और लोग मंदिरों में जाना पसंद करने लगे हैं। ये एक नया, मैं ये समझना चाह रहा हूँ बिहार में क्या पोलराइजेशन हिंदू वर्सेस मुस्लिम होता है? अगर आप बोलिए कि डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि एनडीए को सूट नहीं करता है, लेकिन बीजेपी बीजेपी जेडीयू उसके साथ जुड़ी है और मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने जितना काम किया है वो खुद बोलते हैं। हाँ, बीजेपी अपने वोट बैंक को ये मैसेज देने में कामयाब रहती है कि मैं इस चीज़ का विरोध कर रहा हूँ। ठीक है, बिहार में उस तरह से वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे नहीं जाते हैं। बीजेपी एज सच भी आप अगर देखिएगा कि लंबे समय तक से देखिएगा कि इस तरह की राजनीति में वो नहीं जा रही है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति में उन्होंने तरीका बदल लिया है। दूसरे लोग उसको उस एजेंडे पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान उल्टा उन्हीं को हो जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि आप महागठबंधन अपने पुरानी गलतियों से सीख ना लेते हुए उन मुद्दों को उठाया जिस पे जनता को कोई इंटरेस्ट नहीं था, और वहीं जो एनडीए गठबंधन तो था, तेजस्वी यादव लगातार बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे थे, पलायन का मुद्दा उठा रहे थे। ये मुद्दे तो तेजस्वी ने मंच से कई बार कहे। तो क्या पलायन के मुद्दे में अगर लोग पलायन करके बिहार से बाहर आ गए हैं दिल्ली में, अगर वो कहीं जॉब कर रहे हैं, तो क्या वो लौटना चाहते हैं बिहार? नहीं लौटना चाहते हैं ना, तो ये मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे को पहले प्रशांत किशोर ने उठाया और ये मुद्दा आज से नहीं उठ रहा है, 90 के दशक से उठ रहा है। ठीक है, कि जब लालू जी के शासन के बाद लोग बिहार से बाहर आने लगे तब भी ये मुद्दा था और आज भी ये मुद्दा है। तो पलायन कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन सड़कें बनने के बाद अगर कोई सरकार ये कहती है कि हम इंडस्ट्री को, उद्योग को बढ़ावा देंगे, ये नैरेटिव लोगों को सूट कर रहा है। हाँ, सड़कें बन चुकी हैं, अब जो है आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उस फैक्ट्री तक पहुंच सकता है जो दूर दराज में लगाया जाएगा। तो ये नैरेटिव ज़्यादा सूट कर रहा है, बशर्ते कि जो महागठबंधन का नैरेटिव है वो उनको सूट नहीं कर पा रहा है। विशाल जी, आज के नतीजों के बाद अगर देखें तो बीजेपी अब सबसे बड़ी पार्टी बिहार के अंदर है, सबसे ज़्यादा सीटों के साथ। दूसरे नंबर पर जेडीयू है, तीसरे नंबर पर फिर आरजेडी को लेते हैं और ऐसे। अब मुझे बताइए, मुख्यमंत्री को लेकर के इस पूरे चुनाव भर में मुख्यमंत्री, एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का दावेदार विपक्ष ने हवा देने की कोशिश की कि नीतीश कुमार को इस बार हटा देंगे। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी लगातार ये बोलते रहे कि नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर ने तो ये भी दावा किया कि अगर 24 से ज़्यादा सीटें जेडीयू की आ जाएंगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा, अगर जनसुराज की सरकार बन भी जाएगी तब भी। कई इंटरव्यूज में उन्होंने कहा। अब मुझे बताइए, बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं बिहार में, सबसे बड़ी पार्टी है, क्या इस बार ऐसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का हो और डिप्टी सीएम की जो वैकेंसी होगी वो जेडीयू के पास चली जाए? उज्जवल, मैं थोड़ा सा पीछे ले चलूँगा। 95 के चुनाव में नीतीश कुमार खुद लड़े थे, 7 सीटें उनको आई थी। 2000 में भी जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तो बीजेपी उनसे बड़ी पार्टी थी, समता पार्टी, फिर बाद में जदयू बनी। उस समय भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को आगे किया। उसके पीछे की एक छोटी सी कहानी ये है कि एनडीए की बैठक में अटल बिहारी वाजपेयी रामविलास पासवान के पक्ष में थे कि चूँकि रामविलास पासवान का कद 90 के दशक में बहुत बड़ा था, नीतीश कुमार से बड़ा था, लेकिन अडवाणी जो है नीतीश कुमार के समर्थन में थे। ऐसा कहा जाता है कि इंटरनल मीटिंग के बारे में। फिर 2005 में अरुण जेटली के हाथ में जब बीजेपी की कमान आई तो उन्होंने वही तय कर लिया कि नीतीश ही हमारे फेस होंगे। ठीक, अब आते हैं 2020 में। 2020 में कह सकते हैं कि लगभग 2 सीटें बीजेपी के पास पिछली बार थी, लेकिन बीजेपी ने कहा कि नहीं, नीतीश के साथ ही, क्योंकि नीतीश का एक अपना बिहार में चेहरा है, उसके अन्य कई फैक्टर हैं। एक अंदर, अब कितनी इस बात में सच्चाई मैं नहीं कह सकता कि नीतीश बहुत इच्छुक नहीं थे। उन्होंने शायद कहा था कि अगर अब बीजेपी चाहे तो वो, लेकिन बीजेपी ने, अब चूँकि मुझे लगता है कि एक पॉइंट के बाद, चूँकि नीतीश बहुत स्वस्थ नहीं है, हर कोई जान रहा है, अब इसमें है कि नीतीश कुमार जो है वो कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे तो शपथ तो लेंगे अभी, जो फिलहाल सिनारियो है जो, लेकिन ये अब अंदर खाने बीजेपी आज नहीं तो कल, मुझे ऐसा लगता है कि शायद 6 महीने बाद या 2 साल बाद हो सकता है कि वो अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट जो है वो आगे करे,
मतलब समहाउ मुझे ये लोग भी मान रहे हैं। और डिप्टी सीएम जो है जेडीयू की ओर से होगा, या हो सकता है कि जैसे यूपी में एक टर्म था ना कि मायावती 2.5 साल, या इस तरीके का जो एक फार्मूला बनता है। बन सकता है बिहार में? बन सकता है। बीजेपी को मन बनाना है। बीजेपी कितनी हिम्मत दिखाती है, क्योंकि बीजेपी अभी भी नहीं होता है बहुमत के बाद भी। 2000 में वो चाहती, जो मेरे पास जो चीज़ें थी उसमें एक हमेशा से डर रहता था कि भाई नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ या तेजस्वी नीतीश कुमार के साथ। लेकिन आज का जो अभी जो रिज़ल्ट अभी तक जो हम लोग के पास है, उसमें ये सीन काफ़ी हद तक है कि चाचा भतीजे का जो स्कोप जो है वो बहुत सीमित हो गया है। ये यहाँ पर इस चीज़ को दूसरी बीजेपी के साथ एक दूसरा, चूँकि अभी अगर आप सेंटर को देखेंगे तो सेंटर में जो है नीतीश कुमार के सपोर्ट और चंद्रबाबू नायडू के सपोर्ट पर, तो सेंटर के भी डायमेंशन को देखना, तो नीतीश कुमार को कॉन्फिडेंस में लेकर ही बीजेपी कुछ कदम उठाएगी। और संभवतः हो सकता है कि मुझे लगता है कि शायद नीतीश कुमार को या जेडीयू को बहुत ज़्यादा इस पे, मतलब मैं ये कह लूं कि पार्टी बड़ी, बिहार में बीजेपी बड़ी है, लेकिन कद अभी भी जेडीयू और जेडीयू में भी नीतीश कुमार का बड़ा है। एकदम देखिए नीतीश कुमार आप मतलब नहीं कह सकते हैं कि कुछ लोग कल्ट हो गए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। नीतीश नहीं होता है कि आप उसको, जब बिहार के इतिहास को नीतीश के बारे में कहा जाता है ना कि नीतीश कुमार की हमेशा से ये इच्छा रही कि उनको इतिहास कैसे याद रखेगा। अगर वो व्यक्ति वहाँ पर पहुँचा है ना, तो उसमें उसने अपने परिवार को और कई चीज़ों को बड़ा दरकिनार करके एक बहुत हाई मोरल ग्राउंड के साथ उसने राजनीति की है। एक उसके पक्ष को छोड़ दे जो उन्होंने आरजेडी के साथ जो 2 बार इन्होंने गठबंधन किया, क्योंकि उन्होंने पार्टी ही जो बनाई या छोड़ी है या जो उनकी पूरी राजनीति रही, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी हद तक। और बिहार में आज भी अभी जैसे हम अभी जस्ट चुनाव के एक दिन पहले जो है हम कोई एक मैंने देखा फेसबुक पे या कहीं पे व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहा था, तो हमेशा से लोग एक इमोशनल बड़ा अपील उसमें अपील थी कि भाई 2005 का बिहार और 2025 का बिहार। हो सकता है कि नीतीश कुमार ना हो इस चुनाव के बाद, लेकिन नीतीश ने क्या किया 2005 में, आप कहाँ पर थे और हम कहाँ पर है, तो एक बड़ा इमोशनल अपील उसमें मतलब क्या है ना कि जो कई अति पिछड़ी जातियाँ एक अलग, मतलब एक बड़ा मतलब बिहार पूरे देश में महिलाओं का फैक्टर को अगर किसी ने समझा या उसको अपने एक वोट बैंक के रूप में विकसित किया, तो उसमें नो डाउट नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो इंजीनियर हैं, बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग जो की उन्होंने। तो इसके लिए उस व्यक्ति को जो नहीं होता है कि जिस जाति वर्ग से आते हैं उसका समुदाय मतलब 2-2.5% से ज़्यादा नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने जो एक कॉम्बिनेशन बनाया उसमें भी महिलाओं का एक अलग वोट बैंक, अति पिछड़ों का, मतलब जो सोशल इंजीनियरिंग की, और जिस हिसाब से उन्होंने इतना बना लिया कि पिछले 20 सालों में आप नीतीश के बियॉन्ड आज भी नहीं सोच सकते हैं। अगर बीजेपी से भी आज पूछा जाए कि भाई कौन हो सकता है, तो उसमें कुछ एक नाम है। बीजेपी ने कुछ पहले प्रयास भी किया, उसमें हो सकता है कि, लेकिन जो कुछ भी होगा मुझे लगता है कि सेंटर की राजनीति और पटना और दिल्ली की राजनीति को साधते हुए कि जो है नीतीश कुमार को कॉन्फिडेंस, ऐसा लगता है कि बिहार में अभी भी नीतीश के कद का नेता बीजेपी के पास नहीं है। इस बात के सहमत हैं आप, मानते हैं? हाँ, इस बात से सहमत हैं, क्योंकि नीतीश जी ने जितने मतलब उन्होंने जो लकीर खींची है, अब कोई ऐसा चाहिए ना जो उस लकीर को आगे बढ़ाए और लोग उसको एक्सेप्ट करें। बीजेपी के पास ना ऐसा कोई बड़ा फेस है और ना उस लकीर को आगे बढ़ाने वाला कोई चेहरा अभी है। जाहिर सी बात है, क्योंकि आप सत्ता में इस तरह से पूर्ण बहुमत में नहीं रहे हैं, या पिछले 30 सालों में बिहार में सरकार आपने नहीं बनाई है अपने दम पे, तो जाहिर सी बात है कि लीडरशिप निकल के नहीं आया है या निखर के नहीं आया है। और नीतीश जी ने लालू जी के बाद जो जिस तरह से सत्ता को चलाया है, तो लोगों ने वो दौर भी देखा और ये दौर भी देखा, तो दोनों जब वो बाइनरी में बांधने की कोशिश करते तो उनको लगता है कि नीतीश ने उस पद की गरिमा को बढ़ाया है लालू यादव जी के समय के बाद। लेकिन बीजेपी माहिर भी बहुत है नए चेहरों को लाने में। एमपी में आपने प्रयोग देखा ही, राजस्थान में प्रयोग देखा। प्रयोग हो सकता है कि बिहार में भी कुछ प्रयोग हों, क्योंकि जिस तरह से ये सीट लेके आए हैं, तो वहाँ भी प्रयोग करने का प्रयास करेंगे कि कुछ ऐसे चेहरे को आगे बढ़ाया जाए जो आगे की भविष्य तय कुछ एक सजेशन जो आप महागठबंधन के नेताओं को देना चाहते हो, स्पेशली तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव, देखिए लीडर को सजेशन देने के लिए तो हम लोग तो है नहीं कि उनको सजेशन दें। हम जनता की राय है, हर कोई स्वच्छंद है अपनी राय रखने के लिए। उनके है कि उनका समय है, आगे चल के शायद हो सकता है कि बिहार के निवासी हैं आप, वोटर आपका दिल्ली का है, बिहार का वोटर आईडी कार्ड? नहीं, मैं तो अभी दिल्ली में वोट कर रहा था, ठीक है। तो ये है कि
वो उनके पास अभी काफ़ी समय है। ये उनके लिए सीखने का समय था कि जब दो फ्रंट पे लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, कि चुनाव और परिवार दोनों फ्रंट पे वो लड़ रहे थे। पूरे चुनाव में राहुल और तेजस्वी में मैच्योर कौन दिखा आपको? अगर देखिएगा राहुल का क्या रोल रहा है, वो यात्रा में शामिल हो रहे थे। यात्रा किसकी थी? वो यात्रा एक तरह से तेजस्वी लीड कर रहे थे। ऐसा कभी नहीं लगा कि राहुल गांधी उसमें बहुत, महागठबंधन को भी तेजस्वी ही लीड कर रहे थे। महागठबंधन को तेजस्वी लीड कर रहे थे। तो आपको लग रहा है कि महागठबंधन का जो डेंट हुआ है, आरजेडी का जो डेंट हुआ है, वो कांग्रेस की वजह से हुआ है या फिर वीआईपी की वजह से? नहीं, ये पूरा ये पूर्व के कर्म हैं। आरजेडी के लिए अगर देखा जाए तो इनके पूर्व के कर्म हैं, इनके पार्टी के, जो इस चीज़ में निकल के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी को लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा है जनता में, लेकिन उस जंगल राज का जब नैरेटिव बनता है तो ये देखा जाता है कि जंगल राज के जो बादशाह थे उनके ये पुत्र हैं, और ग्राउंड पे उनके वर्कर जिस तरह से बिहेव करते हैं वो लोगों के लिए डरावना है, कि लोग इस चीज़ को देखते हैं कि अगर सत्ता में आ गए तो ये क्या करेंगे। प्रशांत किशोर का अब क्या होगा? प्रशांत किशोर जी अब मेहनत करेंगे कि अगले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में खुद चुनाव लड़ें। हो सकता है ये प्रयास करें। ये मेहनत कम थी या बहुत ज़्यादा थी? मतलब इससे ज़्यादा की मेहनत अब क्या होगी? पूरे गांव गलियां नाप दी उन्होंने पैदल चल के। नहीं, इन्होंने गलत आंक लिया कि 3 साल में बिहार को हम पूरी तरह से अपने पॉलिटिक्स के लिए तैयार कर लेंगे। ये बहुत जल्दी में एक प्रयास था, लेकिन हाँ, उन्होंने अपने एक जगह, अपनी पहचान, अपनी चर्चा उन्होंने बिहार में खूब इस मतलब से महफिल में समा बांध देना, तो जो चुनावी महफिल थी बिहार की उसमें उन्होंने समा बांध दिया था। ठीक है। देखिए, बिहार के नतीजे, मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी बिहार की पॉलिटिक्स को समझना इतना आसान नहीं है, और शायद यही हुआ कि कई दिग्गजों की राय, कई एक्सपर्ट्स की राय धराशायी हो गई जब बिहार के आज के नतीजे आए और 3/4 सीटों के साथ एनडीए ने बिहार में अपनी न सिर्फ बढ़त बनाई बल्कि जो जनादेश दिखा, उसके बाद लोगों को यकीन होना मुश्किल हो गया कि बिल्कुल क्लीन स्वीप। और क्या महागठबंधन, जो, क्योंकि बिहार में अधिकतर मुद्दे सिर्फ 2 ही मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, विकास और रोजगार। जो 40-45 प्लस था वो विकास के नाम पर वोट कर रहा था, और उससे नीचे वाले जो थे वो रोजगार के नाम पर वोट कर रहे थे। लेकिन वादे, घोषणा पत्र तमाम दलों के आए, पसंद किसके आए, ये नतीजा आज आपके सामने है। बिहार के इस नतीजे पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।